मेरी जब शादी हुई तो अपनी अम्मा को भी साथ ले आई क्योंकि अम्मा अंधी थीं और मेरे अलावा उनका कोई ना था। अचानक अम्मा हामला हो गई। अम्मा से पूछा तो अम्मा कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम, किसी ने नशा देकर मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मुझे नहीं मालूम कि कौन है। जब शौहर, देवर, ससुर जी सब का DNA करवा लिया तो मेरे जिस्म से तो रूह ही निकल गई, क्योंकि मेरी अम्मा के साथ मैं हैरत से कभी डॉक्टर के चेहरे की जानिब देख रही थी तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर हर बात से अनजान बैठी अपनी वालिदा की तरफ, जो कि आंखों से नाबीना थी। मेरा ज़हन इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहा था कि जो मेरे कान सुन रहे थे वो सच है। मेरी वालिदा हामला थीं। एक नाकाबिले यकीन सी बात थी। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मेरे दिल की ये हालत थी कि मेरा तनफ्फुस बुरी तरह से चल रहा था। मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। ये कैसे मुमकिन था? मैंने हथेली से पसीना साफ किया और बड़ी बेयकीनी से डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और उनके कमरे से बाहर निकलकर अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें क्लिनिक से बाहर ले आई। चंद दिन से अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। जो भी खाती थीं जी मतलाने लगता था। मुझे लगा कि उनका हाजमा ख़राब हो गया है, इसलिए उन्हें करीबी क्लिनिक पर ले आई। लेकिन जो खबर मुझे सुनने को मिली, मेरे हवास गुम होकर रह गए थे। मुझे डॉक्टर ने अकेले अपने कमरे में बुलाया था। अम्मी बाहर कुर्सी पर बैठी थीं। मुझसे बड़ी राज़दारी से यह खबर डॉक्टर ने सुनाई थी, क्योंकि इस उम्र की ख़वातीन कम ही हामला होती थीं। मैं अम्मी का हाथ थामे गुमसुम सी उन्हें अपने घर ले जा रही थी। कौन हो सकता था? ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता था? मेरे घर बस 3 मर्द थे, मेरा शौहर, ससुर और छोटा जवान देवर। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मेरी वालिदा पूरा दिन मेरे साथ साथ ही रहती थी। जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो वो किचन में रखे टेबल पर बैठ जाती थी, मुझसे बातें करती रहती थी। पूरा दिन घर पर ना मेरे शौहर होते थे, ना ही मेरा देवर ससुर होते थे। बस नमाज के औकात में वो मस्जिद चले जाते थे। कभी कभी तो वो भी बाहर अपने दोस्तों में बैठे रहते थे। रात को इशा के बाद ही लौटते थे। मेरे शौहर नौमान की वालिदा के इंतकाल को ये 5 साल बीत गए थे। मेरे ससुर ने शादी नहीं की थी। देवर भी मेरी और मेरी वालिदा की बहुत इज्जत करता था। ज़्यादातर अपने काम से काम रखता था। ना तो उसने कभी मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की थी और ना ही कभी मेरी वालिदा से। बस सलाम करने के अलावा बात नहीं करता था। मेरे वालिद के इंतकाल को 2 साल बीत गए थे। मेरे रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मैंने शादी एक ही शर्त पर रखी थी कि मैं अपनी वालिदा को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो नाबीना थीं, अकेली घर पर नहीं रह सकती थीं। मैं उनकी देखभाल करती थी, इसलिए उन्हें तन्हा भी नहीं छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि मेरा अब रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस घर में पहले से लड़के की माँ मौजूद होती, वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके घर बहू के साथ उसकी माँ भी आकर रहने लगे। इसलिए जो लोग इस शर्त के साथ शादी पर राज़ी हुए, उनके घर कोई औरत थी ही नहीं, बस 3 मर्द ही थे और एक उनके वालिद और मेरे शौहर और उसका छोटा भाई। जब मैं रुखसत होकर ससुराल पहुंची तो अम्मी के लिए एक अलग कमरा मौजूद था। मेरे शौहर मेरी वालिदा की बहुत इज्जत भी करते थे। ससुर अपने आप में रहने के आदी थे। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ज़्यादा वक्त घर से बाहर रहता था। बज़ाहिर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि मैं उन लोगों पर शक करती, लेकिन जो रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में थी वो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने घर में मौजूद मर्दों की जानिब ही गई थी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मेरा और मेरी माँ का बहुत ख्याल भी रखता था, लेकिन जो कुछ मेरी माँ के साथ हुआ था, अगर ये बात मैं ससुराल में पूछती तो यकीनन माँ के साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया जाता। मैं बहुत परेशान थी। जब घर पहुँची अम्मी को भी कुछ नहीं बताया। उन्हें कैसी ये खबर सुनाती? उनका तो शायद ये सुनकर ही BP हाई हो जाता। वो पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी। मेरा जहन बिल्कुल माऊफ हो चुका था। किस पर शक करती? कौन था जो ऐसी घटिया हरकत कर रहा था? घर पहुंचकर चकराते सर के साथ में अपनी माँ के कमरे में ही उनके साथ बैठ गई। क्या बात है बेटा, कब से चुप हो? क्या कहा है डॉक्टर ने? अम्मा ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं बहुत बातूनी किस्म की लड़की थी। हर वक्त बातें करती रहती थी, लेकिन आज तो जैसे मेरी बोलती ही बंद हो चुकी थी। कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने, दवा दी है, आप ठीक हो जाएंगी। अम्मा आप आराम करें। ये कहकर मैंने अम्मा को उनके बेड पर लिटा दिया और ख़ुद किचन में आकर खाना तैयार करते हुए भी मेरा जहन मुसलसल अपनी वालिदा की तरफ था। वो आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन ये तो महसूस कर सकती थी ना कि कोई उनके करीब आता है। कौन हो सकता है? क्या मेरा ससुर या मेरा फिर देवर? मेरे दिमाग की तनाबें खिंचने लगी।
मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था। मुझे कोई भी राह सुझाई नहीं दे रही थी। क्या करूं, किससे बात करूं? बेशक नुमान अच्छे हैं, लेकिन अपने वालिद और भाई के बारे में कभी भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अम्मी से कैसे बात करूं, कैसे बताऊं उन्हें? गायब दिमागी से मैं खाना बनाने में मसरूफ़ थी। जब नुमान ऑफिस से वापस आए, मेरे लिए गुलाब के फूलों के गजरे लाए, लेकिन मैं मुस्कुरा भी ना सकी। मैं जिस असियत से गुजर रही थी वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त सी थी। मुझे चुप देखकर नुमान मुझसे कहने लगे, क्या है, चुप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं क्या जवाब देती? मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है। कहने लगे, खाना खा लो फिर मेडिसिन ले लेना। मैं आज सोच रहा था कि खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई। अम्मी की रिपोर्ट्स में अलमारी में छुपा दी। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर अम्मी के कमरे में आता कौन है। इसलिए रात को जब नुमान कमरे में आए तो मैंने कहा कि अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो मुझसे अम्मी की खैरियत दरियाफ्त करने लगे। मैंने कहा कि नुमान, मैं अम्मी के साथ सोना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने एतराज़ नहीं किया था। कहने लगे, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम जाओ अपनी अम्मी का ख्याल करो। नुमान बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे कभी मेरी वालिदा के मामले में सख्ती नहीं करते थे। अम्मी के साथ जाकर लेट गई। अम्मी सो रही थीं, लेकिन नींद में उनकी बड़बड़ाहट सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। उसका मतलब कोई रात को मेरी माँ के पास आता है और उनके साथ पूरी रात मैं सो नहीं पाई। रात भर कोई कमरे में आया भी नहीं था। सुबह नाश्ते के बाद नुमान और मेरा छोटा देवर घर से चले गए। मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए। मैं अम्मी को अपने कमरे में ले आई। मैंने अम्मी से पूछा कि रात को उनके कमरे में कौन आता है। जो कुछ मेरी वालिदा ने बताया मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मुझे पहला शक ही मेरे ससुर पर हुआ था। घर में हर वक्त वही मौजूद होते थे, लेकिन फिर ये भी ख्याल आने लगा कि वो 5 वक्त बाद जमात नमाज पढ़ते हैं। मेरा दिल बड़ा अजीब सा होने लगा। एक तरफ वो वक्त पर नमाज पढ़ते हैं, दीन की बातें करते हैं, दूसरी तरफ कभी मुझे अपने देवर पर शक होने लगता। वो रात तक जागता था। उसके कमरे से अक्सर टीवी की आवाज़ें आ रही होती थीं। एक बार मुझे ये कहने लगा कि आप बिल्कुल अपनी वालिदा पर हैं, आपकी वालिदा बहुत खूबसूरत हैं, आपकी वालिदा के बजाय बड़ी बहन लगती हैं। ये बात उसने मेरी शादी की शुरू में कही थी। मैंने हंसकर टाल दी थी, लेकिन अब ज़हन में आते ही मेरे अंदर ऐसी आग सी लग गई थी कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। कोई मेरी माँ को बेहोशी का रुमाल सुंघाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करता था। मेरी वालिदा को महसूस होता था कि उनके साथ कुछ गैर इखलाकी काम किया जा रहा है, लेकिन वो नीम ग़नूदगी में होती थी। मेरे लिए ये बात एक नाकाबिले बर्दाश्त सी हो गई थी। शर्म नहीं आती थी उस शख्स को, एक अंधी नाबीना बीमार औरत को हवस का निशाना बनाते हुए। मेरी बेबसी ये थी कि अगर मैं आवाज़ उठाती तो तलाक का दाग मुझे मिल जाता। नुमान लाख अच्छे सही, लेकिन अपने वालिद के ख़िलाफ़ बात ना सुनेंगे, ना ही मानेंगे, क्योंकि जितनी वो मेरी वालिदा की इज़्ज़त करते थे उतनी ही वो अपने वालिद की भी खिदमत करते थे। बज़ाहिर तो मेरे ससुर भी मेरी वालिदा को बहन जी कहते थे। मेरे सामने तो उन्होंने कभी नज़र उठाकर भी मेरी वालिदा को नहीं देखा था, लेकिन जो कुछ वो शराफत की आड़ में कर रहे थे वो बहुत घटिया काम था। मुझे अपने ससुर पर गुस्सा आने लगा। मुझे याद आने लगा जब मैं किचन में काम करती थी तो अम्मी मेरे साथ किचन में थी। मेरे ससुर कभी किचन में आकर मुझसे कहने लगते कि मैं उनके कमरे की चादर बदल दूँ। मैं किचन से निकलकर उनके कमरे में जाती और जब उनके कमरे की सफाई करके आती तो किचन में अपने लिए चाय बना रहे होते। जब मैं किचन में आती तो कहते, मैंने सोचा तुम थक गई होगी इसलिए मैंने चाय खुद बना ली है। वो मुझे मुस्कुराकर देखकर अपना कप उठाए किचन से निकल गए। उस वक्त तो मुझे ये बात आम सी लगी थी, लेकिन अब तो हर आम सी बात पर मुझे शक होने लगा था। एक बार वो बाज़ार से मेरे लिए फल लेकर आए तो 1 किलो सेब अलग से मुझे पकड़ा दिए। कहने लगे कि तुम्हारी वालिदा कमज़ोर होती जा रही हैं, तुम शायद झिझक की वजह से उनके लिए कुछ मंगवाती नहीं हो, इसलिए ये सेब उन्हें देना। उस वक्त भी मुझे ये लगा कि मेरी वालिदा का एहसास कर रहे हैं। मेरी रात में आंख खुली तो नुमान कमरे में ना होते। फिर काफ़ी देर बाद वो कमरे में आते। मैं पूछती कि आप कहाँ गए हैं तो कहने लगते, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब अब्बा गहरी नींद सो जाते हैं तभी सहन में जाकर पीता हूँ, वरना अब्बा को फ़ौरन सिगरेट की बू आ जाती है तो वो मुझे डांटते हैं। मैं मुस्कुराकर कहती कि वो आपके फ़ायदे की ही बात करते हैं। वो मामूली सी बातें जो आम घरों में हो जाती हैं, मुझे वो सब बातों पर शक होने लगा था। मेरी माँ इस उम्र में एक बहुत बड़ी अज़ियत में पड़ चुकी थी, एक ऐसी तकलीफ़ में कि जब अब तक वो अनजान थी, और मेरे लिए ये दोहरी अज़ियत थी कि मैं कैसे अपनी अम्मा को ये सब सच बताती जो मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। वो सह ना सकती थी, ना भी बताती तो भी ये बात कौन सा छुप सकती थी। मैं बज़ाहिर चुप थी, लेकिन अपने अंदर किसी तकलीफ़ और अज़ियत से गुजर रही थी। ये भी जानती थी। अब मैं रोज़ नुमान से बहाना बना देती कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी अम्मी के पास सोने जा रही हूँ। रात भर मुझे उस शख्स का इंतज़ार रहता जो मेरी माँ को अज़ियत देने का सबब बन रहा था।
चंद दिन तो नुमान चुप रहे, लेकिन उसके बाद मुंह से तो कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझसे कुछ उखड़े उखड़े से रहने लगे। लेकिन उनकी नज़रों में मेरे लिए शिकवे साफ नजर आते थे। हमारी शादी को अभी चंद माह ही गुजरे थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। दिन भर वो ऑफिस में गुजार कर आते तो रात को वो कुछ वक्त मेरे साथ गुजारना चाहते थे, लेकिन मैं खुद जिस ज़हनी उलझन का शिकार थी, मुझे नुमान की इस ख्वाहिश का भी एहसास नहीं था। और अब तो मैं काम करना भी भूल जाती। रात को नुमान के कपड़े भी प्रेस करना भूल गई थी। वो पहले ही मुझसे उखड़े से थे। सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गए। गुस्से के मारे खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने लगे। जब मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए कहा तो मुझे गुस्से से घूर कर बोले कि तुम बस अपनी माँ की खिदमत किया करो, तुम्हारे लिए बस एक वही अहम है। वो इस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। नाश्ता कैसे बना? नाश्ता किए बिना ही ऑफिस चले गए। मैं अपनी वालिदा की वजह से परेशान थी। इस पर नुमान का रवैया देखकर दिल बर्दाश्त हो गई थी। मैं अपने कमरे में बैठ कर रोने लगी। रात को नुमान का मूड सख्त खराब था, इसलिए मैंने अम्मी के कमरे में जाना पूछा ही नहीं, ना ही उनके कमरे में गई। नुमान से अपनी गलती की माफ़ी मैंने पहले ही की थी, मगर वो कहने लगे कि माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें समझना चाहिए, पूरे दिन में तुमसे बात करने का भी मौका नहीं मिलता। वो जल्द ही राजी भी हो गए थे, लेकिन अगली सुबह अम्मी की हालत मुस्तमहिल सी थी। कहने लगी कि कल रात को तुम मेरे पास क्यों नहीं सोई? जब तुम नहीं आती तो वो आता और वो रात मेरे लिए अज़ियत भरी होती है। अम्मी मेरे साथ लगकर रोने लगी थी। मेरा दिल ही तो कट के रह गया था। मेरे आंसू बहने लगे थे। कौन था जो सब कर रहा था? ना मेरा इस शहर में कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई अपना जिस पे मैं भरोसा करके अपनी वालिदा को छोड़ देती और वो आंखों से देख सकती। तब भी मैं उनकी रिहाइश का अलग बंदोबस्त कर देती, लेकिन वो एक बेबस और मजबूर सी औरत थी। उन्हें वॉशरूम भी मैं लेकर जाती थी। मैं अभी इसी उलझन से नहीं निकली थी कि क्या करूं और क्या ना करूं कि एक बार मुझे अम्मी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ा कर उठी। मैंने बराबर में देखा तो नुमान भी कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उठकर फटाफट से बाहर निकली तो मेरा देवर मेरी अम्मी के कमरे में था और अम्मी चिल्ला रही थी। अंधेपन की वजह से दाएं बाएं हाथ चिल्ला रही थी, जैसे किसी से अपना आप छुड़वाने की सही कर रही थी। कह रही थी मुझसे दूर रहो। मेरा देवर मेरी वालिदा के बेड से ज़रा फासले पर खड़ा था। मुझे देखकर नाफहम सी नज़रों से देख रहा था। मुझे तो उसे अपनी अम्मी के कमरे में देखकर आग सी लग गई। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए? उसकी तो रंगत ही उड़ गई। कहने लगा भाभी आप होश में तो हैं, क्या बोल रही हैं? मैं तो आपकी अम्मी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आया था। मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हो, मुझे देख बहाने बना रहे हो। तुम रोज़ मेरी अम्मा को हवस का निशाना बनाते हो। मेरे चिल्लाने पर मेरा ससुर और शोहर दोनों वहाँ पहुँच गए। मेरा देवर अपना गिरेबान मुझसे छुड़वा रहा था। मेरा शोहर भी मेरे पास आ गया। मेरा देवर भी उस वक्त गुस्से से भिपर रहा था। कहने लगा कि आपकी माँ मेरी माँ की जैसी है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए। मैं तो सो रहा था, आपकी वालिदा की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो भागा हुआ चला आ गया। अभी मैं उनसे पूछ ही रहा कि उन्हें क्या हुआ है कि आप आ गई। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे शोहर मेरे हाथ से देवर का गिरेबान छुड़वाया और मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे कि तुमने इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? रात के इस पहर तुम चिल्ला रही हो, आसपास के पड़ोसी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मैं नुमान की बात को नज़रअंदाज करके कहने लगी कि अरमान अच्छा लड़का नहीं है। ये रोज़ रात को मेरी माँ को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उन्हें नींद बेहोश करके उनके साथ। मेरी बात अभी यहीं पहुँची थी कि एक थप्पड़ मेरे मुँह पर बहुत ज़ोर से लगा। मैं दूर जाकर गिरी। नुमान गज़बनाक लहजे में बोले, क्या बकवास कर रही हो तुम? जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोल दोगी? तुम होती कौन हो मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाने वाली? मेरे ससुर भी गुस्से में थे। कहने लगे एक तो हमने इसकी सगी माँ को बेसहारा समझकर, बहन समझकर अपने घर में रखा है, और ये है कि एहसान फरामोश बनकर मेरे ही बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा था। मुझे नुमान ने कहा कि मेरी वालिदा इस घर में नहीं रह सकती, मैं उनका कहीं और इंतज़ाम कर दूं। मैं पहले ही ज़हनी अज़ियत का शिकार थी। अपनी वालिदा को लेकर कहाँ जाती? अपना घर मैंने शादी होते ही किराए पर दे दिया था। इतनी जल्दी में तो वो खाली भी ना होना था। मैं इस कदर परेशान थी कि चकरा कर गिर गई। जब मुझे होश आया तो नुमान मेरे पास ही खड़े थे, कुछ मुतफक्किर और गुस्से में थे। मुझे ड्रिप लगी थी। डॉक्टर नुमान को मेरा ख्याल रखने का मशवरा दे रहे थे। वो बिल्कुल खामोश थे। मेरी ट्रिप ख़त्म होते ही वो मुझे घर ले आए, मुझे कमरे में ले जाकर बिठा दिया, खुद भी मेरे सामने बैठ के कहने लगे कि जो घटिया इल्ज़ाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है, अगर तुम अपनी माँ का इंतज़ाम ना करती तो मैं तुम्हें रात को ही तलाक देकर घर से निकाल देता। लेकिन तुम बेहोश होकर गिर गई थी और इंसानियत का तकाजा था कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता। लेकिन जो खबर मुझे तुम्हें वहाँ ले जाकर सुनने को मिली, मैं तुम्हें अब कभी भी छोड़ नहीं सकता। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो।
मैं उनकी बात किसी बेजान मुजस्मे की तरह बैठी सुन रही थी। मेरे लिए ये खबर कि मैं उम्मीद से हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन जिन हालात से मुझे गुजरना पड़ रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या रोना चाहिए। मेरे आंसू बहने लगे। मैं अपनी तकलीफ़ के हाथों थक चुकी थी। नुमान की बात अभी भी जारी थी। कहने लगे, देखो गुल, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी माँ की भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। हमारे बाप ने हमें औरत की इज़्ज़त और एहतराम करना सिखाया है। मोहल्ले भर में कभी हमारी ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। जो इल्ज़ाम तुमने अरमान पर लगाया है वो नहायत बेहुदा है। बेहतर ये है कि उससे माफ़ी मांगो। अब्बा बहुत गुस्से में है। अगर तुमने माफ़ी ना मांगी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकेगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे तो ये सोचकर हैरत कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। वो मुझे तासुब से देखकर कह रहे थे और उठकर अपनी अम्मी की रिपोर्ट्स नुमान के सामने रख दी। रोने लगी। नुमान ने नाफहम अंदाज से रिपोर्ट्स ली और खोलकर पढ़ने लगे। एक झटका सा तो जो उन्हें लगा। वो बार बार रिपोर्ट्स पढ़ने लगे। मैं हिचकियों से रोने लगी। मैंने कहा कि इसे पढ़कर मुझे क्या सोचना चाहिए नुमान। मेरी माँ चंद माह से यहीं मेरे साथ इसी घर में रह रही हैं और रात को कोई उन्हें नशे की दवा सुंघाकर नींद बेहोश कर देता है। नुमान, वो देख नहीं सकती वरना पहचान जाती कि कौन है। मैं किस पर शक करूं? नुमान, मुझे अरमान से माफ़ी मांगने पर कोई एतराज़ नहीं। मैं अपना घर बचाने के लिए अरमान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन मुझे बताओ कि जिस असियत से मैं और मेरी माँ दो चार है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आप मेरे शोहर हैं, मुहाफिज हैं। आपकी शराफत की गवाही मैं मोहल्ले वालों से क्यों लूँ? आप मुझे बताएं कि मेरी माँ आपके घर में रहते हुए भी गैर महफूज कैसे हो गई? इसका कसूरवार कौन है? मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना आपके लिए आसान है ताकि आप लोगों की झूठी शराफत का भी भरम रह जाए। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो मुझे एक DNA की रिपोर्ट्स दिखा दें, सच सामने आ जाए, और अगर कसूरवार आप में से कोई हुआ तो ये भी बता दें कि उसे क्या सज़ा दी जाएगी। मेरा लहजा तल्ख सा हो गया था। नुमान ने कहा कि अगर कसूरवार हम में से कोई हुआ तो उसे पुलिस के हवाले कर देना। कुछ ही दिनों बाद तीनों की रिपोर्ट्स मेरे सामने रखी थीं। जब मैंने रिपोर्ट्स देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। DNA के मुताबिक वो तीनों बेकसूर थे। मैं ये भी समझ लेती कि उन्होंने रिपोर्ट्स गलत बनवाई हैं, लेकिन नुमान मुझे खुद हॉस्पिटल लेकर गए थे और जिस लेबॉर्ट्री से टेस्ट हुआ था वो एक जानी मानी लैब थी। अब तो मैं शशोपंच में मुब्तला हो गई थी। कौन था जो मेरी वालिदा के साथ ये सब कर रहा था? नुमान ने मेरी वालिदा के कमरे में कैमरा लगा दिया और जैसे एक शख्स मेरी वालिदा के कमरे में दाखिल हुआ, नुमान मेरी वालिदा के कमरे में चले गए और उसे पकड़ लिया। उसने नवाब पहन रखा था। जब नवाब उतारा तो हैरान रह गए। वो तो हमारी गली का फ़कीर सा था। अम्मी के कमरे की खिड़की पिछली तरफ खुलती थी, वहाँ एक गली थी। वो फ़कीर वहीं से अंदर आता था। मेरी माँ को नशेवार दवा सुंघाकर उनके साथ गलतकारी करता था। नुमान ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। नुमान के साथ जाकर मैं अपनी वालिदा के DNA भी करवा आई थी। फिर ये सोचा कि हर इंसान बुरा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।